आज की क्लास बायोलॉजी है जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण तथा पौधों के हार्मोन्स पर आपसे चर्चा करेंगे। वेलकम टू एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल। मैं कपिल त्यागी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जिंदगी है बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझने नहीं आएंगी तो सुलझेंगे कैसे। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ये सन है सूर्य। ये एक पौधे की स्ट्रक्चर है। पत्तियों में भोजन तैयार होता है, ग्लूकोज बोलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है, 0.03%। ये पौधे की जड़ें हैं, रूट बोलते हैं। जड़ों के जरिए ही पेड़ पौधे जल को प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस परिभाषा क्या है? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चार एलिमेंटों की आवश्यकता होती है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में मतलब सूर्य उपस्थित होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में हरे पेड़ पौधे मतलब जो हरे पेड़ पौधे हैं वो भोजन तैयार करते हैं। तो उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? पेड़ पौधे जल प्राप्त करते हैं जड़ों के जरिए, जड़ों से। कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है वायुमंडल में 0.03%। सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए और जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये चार एलिमेंट आवश्यक होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में एक अभिक्रिया, एक रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। तो जैसे हमने बताया है कि जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करेंगे तो उसके लिए किस किस एलिमेंट की आवश्यकता है? CO2 की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, क्लोरोफिल। तो एक रिएक्शन होगी तो 6 अणु जो हैं वो होंगे CO2 के, 12 अणु होंगे जल के, 6 CO2 प्लस 12 H2O। प्रकाश उपस्थित है, क्लोरोफिल है, तो इससे बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये ही पेड़ पौधों का भोजन होता है, इसे ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में 6 अणु जल के प्राप्त होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट 6 अणु ऑक्सीजन के प्राप्त होंगे और ऊर्जा प्राप्त होगी 38 ATP। तो आप ये देखिए कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल से क्रिया कर भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 से क्या होता है? CO2 एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से प्राप्त क्या होता है? CO2। तो पेड़ पौधे CO2, प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण की जाती है और पेड़ पौधे O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन के साथ क्या प्राप्त हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ पेड़ पौधे अपना भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं और भोजन प्राप्त होता है ग्लूकोज के रूप में।
इसलिए कार्बन जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से और छोड़ते हैं O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ से अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसमें ए नंबर आएगा, ए ऑप्शन होगा CO2, सेकंड ऑप्शन होगा H2O, थर्ड ऑप्शन होगा प्रकाश और फोर्थ ऑप्शन होगा O2। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो इसमें O2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। O2 वो प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस से प्राप्त हुआ है। O2 आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक क्या क्या है? CO2, H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चार एलिमेंट आवश्यक हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए, और इसी से प्राप्त होता है हमारा O2 ऑक्सीजन। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो इसी प्रक्रिया पर बेस है। पृथ्वी पर कुल फोटोसिंथेसिस का लगभग 90% भाग जलीय पौधों और शैवालों द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए रात के समय ध्यान रखना, आपने सुना होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये बोलते हैं कि आपको रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना है। रात के समय प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। रात के समय पेड़ पौधे CO2 गैस छोड़ते हैं, और यदि आप पेड़ के नीचे सोते हो तो CO2 गैस की वजह से आप बेहोश हो सकते हो, आपकी डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन दिन में उल्टा होता है। दिन में हरे पेड़ पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन पेड़ पौधे इसलिए छोड़ते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगी? अभी हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां हैं, इन्हीं के बीच में यहाँ पर भोजन तैयार होता है। ये देखिए ग्लूकोज दिखा है कि यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। तो जहाँ पर पत्तियों में ग्लूकोज बनता है, पत्तियों का वो भाग क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और क्लोरोप्लास्ट में एक पार्ट होता है ग्रेना। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। ये क्लोरोफिल के अंदर होता है। अवशोषित रंग नारंगी, लाल, नीला और बैंगनी। क्लोरोफिल ये हरे रंग का वर्णक होता है। वर्णक होता है पिगमेंट, और पिगमेंट होता है रंग देने वाला। तो पत्तियों में एक पिगमेंट होता है जो पत्तियों को हरा रंग देता है, और उसका नाम होता है क्लोरोफिल। पत्तियों में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। जैसा हमने भी आपको बताया, फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करने वाले कारक हैं जल, प्रकाश, CO2, और यहाँ तापक्रम के स्थान पर क्लोरोफिल आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए चार फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। जल की आवश्यकता होती है, जो पेड़ पौधे जड़ों से प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 गैस वायुमंडल में उपस्थित होती है 0.03%, तो पेड़ पौधे CO2 गैस वहां से प्राप्त करते हैं। और हरे पत्तों में क्लोरोफिल होना आवश्यक है। तो ये चार फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ देखोगे कहीं पर भी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के कारण। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक दक्षता। ये ध्यान रखना है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर है ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। एक कोशिकीय हरित शैवाल क्लोरोफाइट से संबंधित, क्लोरेला। प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है।
क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर सबसे अधिक किस कलर में होती है, तो लाल रंग में होती है। जिस समय वायुमंडल का में सूर्य का प्रकाश लाल रंग का होगा तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होगी। द्वितीय नीला रंग। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ये दो चरणों में, दो स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से एटीपी व एनडीपीएच एनएडीपीएच के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण होता है। और सेकंड स्टेप में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा CO2 का संग्रहण व न्यूनकीकरण होता है। पादप। पादप मीन्स प्लांट, पेड़ पौधे। स्वपोषी। ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का ये अपने आप ही निर्माण कर लेते हैं। जिन कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, स्वपोषी पौधे उसे अपने आप ही तैयार कर लेते हैं। पोषक तत्व, न्यूट्रेंट एलिमेंट, ऐसे खनिज तत्व जिनसे भोजन निर्माण हेतु आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की स्ट्रक्चर इस तरह से है, फ्लोएम की इस तरह से है। जाइलम का मेन कार्य है कि पेड़ पौधे जड़ों के जरिए, जड़ों के द्वारा जो जल प्राप्त करते हैं, उस पूरे जल को पौधों के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है जाइलम। जाइलम छोटी छोटी नलियां होती हैं और इन जाइलम वाली नलियों से ही पौधों के अंदर जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट होता है। पौधे जल को प्राप्त करते हैं अपनी जड़ों के जरिए, जड़ों से प्राप्त करते हैं। तो जड़ों के अंदर ही बहुत बारीक नलियां होती हैं और उन नलियों के जरिए ही जो जल पेड़ पौधों ने प्राप्त किया है वो पूरा जल पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचता है जाइलम के जरिए। पेड़ पौधे अपना जो भोजन तैयार करते हैं वो भोजन फ्लोएम के जरिए पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जाइलम जल को लेकर जाता है और फ्लोएम आपका जो भोजन तैयार हुआ है, भोजन को पेड़ों के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है फ्लोएम। ये छोटी छोटी नलियां होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल और फ्लोएम से पेड़ पौधों ने जो अपना भोजन तैयार किया है वो भोजन पहुंचता है पूरे पेड़ पर, या पेड़ पूरे पेड़ की सप्लाई में, और उसको सप्लाई करते हैं फ्लोएम। तो जाइलम जल को लेकर जाता है और फ्लोएम जो भोजन तैयार हुआ है वो पूरे पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचता है फ्लोएम के जरिए। जाइलम का अन्य नाम है जल संवाहक कार्य है अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। आप ये मान लीजिए कि ये दो वेटर हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम जो वेटर है ये पानी लेकर जाएगा पौधों के विभिन्न भागों तक, और फ्लोएम जो भोजन तैयार हुआ है भोजन को लेकर जाएगा पेड़ों के विभिन्न भागों तक। तो फ्लोएम भोजन को लेकर जाता है और जाइलम पानी को लेकर जाता है। तो ये दो वेटर हैं। इसका दूसरा नाम है बास्ट ऊतक। प्रमुख भाग चालनी अवयव, सखी सोकाएं, ये थोड़ा सा डीपली हो जाएगा। कार्य ये देखिए, पौधे के हरे भागों में जो निर्मित भोजन है उसे विभिन्न भागों तक लेकर जाता है फ्लोएम। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। पौधों के लिए आवश्यक न्यूट्रेंट एलिमेंट, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या काम करते हैं? पौधों के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास हेतु ये पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व की संख्या होती है लगभग 17। वो पोषक तत्व जिनकी मात्रा अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, मैक्रोन्यूट्रेंट, इनकी संख्या अधिकतम 9 है। अधिक मात्रा में किस किस तत्व की आवश्यकता होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम के बाद सल्फर, फिर कैल्शियम और उसके बाद है मैग्नीशियम। ये 9 पोषक तत्व हैं। इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है एक पौधे के विकास के लिए। लघु मात्रा में मतलब वो पोषक तत्व जिनकी कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, उनकी संख्या लगभग 8 है। बोरान दलहनी फसलों में गांठ गठन करने हेतु आवश्यक होती है। क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल और जिंक। देखिए, जो दीर्घ मात्रा में मैक्रोन्यूट्रेंट है और ये माइक्रो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देगा एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा तत्व है जो अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो 3 नाम तो यहाँ से आ जाएंगे और एक नाम दे देगा इधर से। या क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से लघु पोषक तत्वों में कौन ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो 3 नाम तो यहाँ से हो जाएंगे और एक नाम दे देगा वो दीर्घ मात्रा पोषक तत्वों में। एक पौधे की वृद्धि के लिए लगभग इन 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 17 में 9 तत्व ऐसे हैं जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और 8 तत्व ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन इनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसमें बोरोन, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल और जिंक होते हैं। अमरबेल ये एक पूर्ण स्तंभी परजीवी है। आवर्तबीजी पौधा होता है। इनका तना पतला होता है, दुर्बल होता है और पीले रंग का होता है। पोषक के चारों ओर लिप कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण व जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। हार्मोन्स का मतलब है कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ। जिस तरह से पादप हार्मोन्स होते हैं, इसी तरह से मानव शरीर में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मनुष्य को उत्तेजित रखते हैं। परिभाषा: ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थानों पर ट्रांसफर होते रहते हैं। इनका कार्य है पौधों की वृद्धि, ग्रोथ, प्रजनन तथा अन्य उपापचय क्रियाओं को पूरा करना। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्टेलिंग ने किया था 1906 में। अन्य नाम है ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि नियामक पदार्थ। ये हार्मोन्स का ही नाम है। पौधों की वृद्धि के लिए या पौधों के लिए जो हार्मोन्स है, इन्हें दो वर्गों में बांटा है। ग्रोथ हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स जिनकी वजह से या जिनके कारण पौधों की वृद्धि होती है। दूसरा है वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहेबिटेटर, ऐसे हार्मोन्स जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। 5 हार्मोन्स हैं। एक का नाम है ऑक्सिन, एक का जिब्रेलिन, एक का नाम है साइटोकाइनिन। ये 3 हार्मोन्स ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। एब्सेसिक अम्ल और एथिलीन, ये 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। आइए देखते हैं, पहला है ऑक्सिन हार्मोन। ये फसलों को गिरने से बचाता है। बिना निषेचन के फलों का विकास होता है इसके कारण। संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि में बिना परागण व निषेचन के फलों का विकास होता है इस ऑक्सिन नामक हार्मोन्स के कारण। नेक्स्ट है जिब्रेलिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। साइटोकाइनिन, इसका एक दूसरा नाम है फाइटोकाइनिन। इसका कार्य है पौधों के अंदर कोशिका का विभाजन करना, क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना। इनके पॉइंट भी आ जाते हैं कि कौन सा हार्मोन्स क्या काम करता है। एब्सेसिक अम्ल, ये बीजों के अंकुरण को अवरोधित करता है, मतलब जो बीजों के अंकुरित भाग है उसको अंकुरित करने से ये रोकता है। ये पुष्पन में सहायता करता है, कोसा विभाजन में भी ये सहायता करता है। एथिलीन, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेड़ों के ऊपर जो फल
प्राकृतिक रूप से पकते हैं, उन्हें पकाने का काम एथिलीन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आम है और आम पेड़ के ऊपर ही जब वो पकता है तो उसे पकाने का काम करता है एथिलीन नामक हार्मोन। ये सब पौधों में पाया जाता है। और यदि हम कच्चे आम को तोड़ लें और उसे आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से पकाएं तो ये काम करती है एसिटिलीन। उसको नॉर्मल कार्बेट भी बोलते हैं। पौधों को प्राकृतिक नेचुरल रूप से पकाता है एथिलीन, और पौधों को कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को तोड़कर यदि पकाया जाए तो उसमें यूज होती है एसिटिलीन। एथिलीन का अन्य नाम है फल पकाने वाला हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, रैपनिंग हार्मोन। ये पूछा जाता है कि फलों को प्राकृतिक रूप से कौन सा हार्मोन्स पकाता है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा एथिलीन। ये पौधे के तने के अग्रभाग का निर्माण करता है। कार्य है फलों को पकाता है। पत्तियों, फलों और पुष्पों के विलंगन को की क्रिया को ये तीव्र करता है। तो ये 5 हार्मोन्स हैं। सबसे पहले इनका आपको नाम याद रखना है। अब क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन पेड़ों का हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स नहीं है। तो 3 नाम तो यहाँ से दे देगा, किसी में से भी, और एक नाम दे देगा जो व्यक्तियों के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, वहां से एक नाम ऐड कर देगा क्वेश्चन में। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम और एक है एथिलीन। अच्छा, एक अलग हार्मोन्स है फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स का मतलब है फूलों को पकाने वाला हार्मोन्स। यहाँ पर 5 ही दिए हैं, लेकिन एक फ्लोरीन्स भी है जो फूलों को पकाने वाला हार्मोन्स होता है। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।